हेलो बच्चों, हम आज स्टार्ट करेंगे 12वीं क्लास का पहला चैप्टर स्थिर विद्युत की या स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है। ठीक है। अब स्थिर आवेश से मतलब हमारा होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉनों की स्थिर अवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये क्या है? सी का मतलब है कूलाम। इसका मतलब आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है, जिसे लिखते किससे हैं? सी से। आवेश का मात्रक क्या है बच्चों? कूलाम, जिसे किससे लिखा जाता है? सी से लिखा जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए हम लिखते हैं -1.6 गुणा 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर इतनी ही मात्रा का धन आवेश होता है। प्रोटॉनों पर इतनी ही मात्रा का धनावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। दोनों पर आवेश की मात्रा यानी परिमाण समान है और न्यूट्रॉन उदासीन। विद्युत रूप से इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बच्चों? उदासीन होते हैं। ठीक है। अब आवेश है क्या? आवेश क्या चीज है? आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा आंतरिक गुण है, एक ऐसा आंतरिक गुण है जिससे वह विद्युतमयी हो जाता है। विद्युतमयी होने का मतलब क्या है? कि उस वस्तु पर आवेश आ जाता है। इसके बारे में और भी बात करेंगे। विद्युतमयी हो जाता है या विद्युत व चुंबकीय गुण दर्शाता है। चुंबकीय गुण दर्शाता है। तो आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा आंतरिक गुण है जिससे वह मतलब वह वस्तु विद्युतमयी हो जाती है या हो जाता है, या विद्युत व चुंबकीय गुण दर्शाती है या वस्तु दर्शाती है। ठीक है भाई। अब मैं विद्युत और चुंबकीय गुण क्यों आपको बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये कि स्थिर आवेश क्या करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश गतिशील है, आवेश गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तीसरी बात, आवेश यदि त्वरित गति करता है, त्वरित आवेश है
तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र, हम इसको ई वेक्टर से लिखते हैं, चलो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश, नियत वेग से अगर कोई आवेश गतिशील है तो उसका विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। पूरी 12वीं क्लास में इन सब क्षेत्रों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आवेश त्वरित है, मतलब उसमें त्वरण है, गति बदल रही है, तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और साथ साथ वो विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी उत्पन्न करता है, उनको भी एमिट करता है या उनका भी उत्सर्जन करता है या उनको उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत की, वो केवल इस पहले वाले पार्ट पे, पहले वाले भाग पर निर्भर है, इस पर निर्भर है, इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो बच्चों, अगर आवेश स्थिर है तो उसका विद्युत क्षेत्र होगा, अगर आवेश स्थिर है तो उसका विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, बल लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो साथ साथ विद्युत विभव भी होगा, और विद्युत विभव है और विद्युत क्षेत्र है और आवेश है तो हम कूलाम का नियम भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो इसी के बारे में है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, ये किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो हमारा सारा का सारा चैप्टर जो है वो इस पहले वाले भाग पर निर्भर करता है। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार के बारे में बात करेंगे। साथ साथ अगर आप चाहें तो ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आवेश क्या है? एक वस्तु का आंतरिक गुण है जिससे वस्तु क्या हो जाती है, वस्तु विद्युतमयी हो जाती है या विद्युत या चुंबकीय गुण दर्शाती है। अब आंतरिक गुण का मतलब क्या है? जैसे द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान क्या है, इसे सही रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसी तरह से आवेश है। अब ये कोई वस्तु है, मान लीजिए हम इस किताब के बारे में बात कर लेते हैं। इसका द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान को मैं अगर गुरुत्वीय त्वरण g से गुणा करता हूं तो भार बन जाता है। W इज इक्वल टू वॉट, mg, W बराबर mg। इसके द्रव्यमान को हमने गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दिया तो भार बन गया। ठीक है, जिस तरह से द्रव्यमान है उसी तरह से आवेश भी एक गुण है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु का गुण है, क्या है हम इसे एक्सप्लेन या डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से आवेश होता है, कितना होता है, कितना है, m है द्रव्यमान। आवेश कितना है, इनमें से कुछ हो सकता है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो सकता है, पहली बात। ठीक है, लेकिन किसी वस्तु पर द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान है उस पर आवेश हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी वस्तु का आवेश है तो उस वस्तु का द्रव्यमान निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि आवेश का द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। हालांकि बहुत कम है लेकिन द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻27 kg। ये सारे आंकड़े बच्चों आपको याद रखने हैं क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उसका द्रव्यमान होगा, ये आवश्यक है क्योंकि इतना द्रव्यमान उस पर हो सकता है।
या इसके गुना। एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना, दो है तो इसका दो गुना, तीन है तो इसका तीन गुना। इस तरह से अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उसका द्रव्यमान होगा, लेकिन अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है, उस पर आवेश हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने बताया भी उदासीन नाम की भी एक वस्तु होती है। अच्छा, अब अगर द्रव्यमान गति करता है तो गतिशील द्रव्यमान बदल सकता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, m0 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अगर v और c लगभग बराबर हो जाएं, हालांकि ऐसा बड़ा जो है मुश्किल काम है, लेकिन हो जाए तो हल्के कणों के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए हो सकता है। तो ये m का मान जो है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो द्रव्यमान बदल रहा है। लेकिन अगर कोई आवेश गतिशील है तो उसके द्रव्यमान पर, उसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रव्यमान भी बढ़ सकता है लेकिन उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये छोटा सा अंतर है, इसे आप लोग समझ लें। अच्छा, अब हम बात करेंगे आवेश के प्रकारों की, कि आवेश होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग जब मैंने की है इस चैप्टर की तो आपको पता चल गया है कि आवेश दो तरह के हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको और अच्छे से प्रयोगों से समझ लेंगे, एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। तो प्रयोग करके देखते हैं और उनको हम समझते हैं। तो हमारा अगला काम है ये पता लगाना कि आवेशों के प्रकार। आवेश के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं। पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। एक धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। देखिए बच्चों, इसे समझने के लिए हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या है? बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है, अच्छा सा प्रयोग है। क्या है कि हम एक दृढ़ आधार के साथ ये सिल्क का धागा हमने लटका दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक कांच की छड़ ली, उस कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़कर इस पे हमने लटका दिया। ये क्या है बच्चों? कांच की छड़। इस पर क्या आ गया? धनावेश। ये क्या है? कांच की छड़। हमने क्या किया? कांच प्लस सिल्क, याद रखने में आसानी रहेगी। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा और उसे किसी दृढ़ आधार के साथ सिल्क के धागे के साथ बांध के लटका दिया। चलिए, एक और कांच की छड़ ली, उसको भी सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ के इसके पास लेके आए। हम इसके पास ले आए, इस पर धनावेश। तो ये भी कांच की छड़ है, जिसे किससे रगड़ा गया है? सिल्क के कपड़े के साथ। जब इसके पास लेके आए तो इनके बीच में क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ। इनके बीच में क्या हुआ? प्रतिकर्षण। ठीक। सवाल ये उठता है कि सर, जब हमने कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा है तो कांच पर ही धनावेश क्यों आया? क्योंकि जब एक सतह को दूसरी सतह के साथ रगड़ा जाता है, ये दो सतहें एक, अभी इनमें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है।
जब धनावेश और ऋणावेश दोनों की मात्रा बराबर हो तो ये विद्युत उदासीन है। तो वस्तु ए भी विद्युत उदासीन है अभी, और वस्तु बी भी क्या है, विद्युत उदासीन है। लेकिन जैसे ही हमने इसको रगड़ने से क्या हुआ, रगड़ने से एक ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। तो यहां पर अब देखिए, यहां वस्तु ए पर देखो, वस्तु ए पर धनावेश की अधिकता है, धनावेश बढ़ गया तो हमने इसे मान लिया धनावेश। ये वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित हो गई। और वस्तु बी पर देखिए ऋणावेश बढ़ गया तो ये हो गई ऋणावेश। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी सतह से निकलता है तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जिस सतह पर जाता है वहां पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकला। उसका कारण यह है कि जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा, वर्क फंक्शन कम होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जिसका कार्यफलन अधिक होगा वहां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन वो न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उत्तरदायी है। तो इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता थी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता थी, अतः इसका कार्यफलन कम है, इसका ज्यादा है। यानी यहां से ऊर्जा देकर, कम ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, यहां से उतनी ही ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। अब इलेक्ट्रॉनों के बारे में तो सबको मालूम है, एक नाभिक हुआ करता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बंधन नाभिक के साथ बहुत दुर्बल होता है, तुलना करें अगर किससे, पहले वाले कक्षक से। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है बजाय कि यहां से, क्योंकि इनका आकर्षण ज्यादा है इसकी तुलना में। तो अब ऐसा कांच का अगर ये परमाणु है और दूसरा सिल्क का परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आसानी से स्थानांतरित हो जाएगा सिल्क पर। तो सिल्क पर ऋणावेश आ जाएगा और कांच पर धनावेश। मुझे लगता है ये बात आपको आसानी से समझ आ गई होगी। चलें आगे, इस प्रयोग को और आगे बढ़ाते हैं। अब इसी प्रयोग को हम दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। किससे? एक लेते हैं हम लोग एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं और उसके साथ एकदम यही प्रक्रिया दोहराते हैं। ये सिल्क का धागा ले लिया हमने और ये एबोनाइट की छड़ ले ली। जिस तरह से कांच एक पदार्थ है वैसे ही एबोनाइट भी एक पदार्थ है। ठीक है, ये है अंबर कहते हैं हिंदी में इसको, एबोनाइट की छड़। अब हमने इसे एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या फर के साथ रगड़ा। रगड़ने से क्या हुआ, यहां पर ऋणावेश आ गया। यहां क्या आ गया, ऋणावेश। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला था लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। और एक और एबोनाइट की छड़ लेते हैं, उसे भी कैट फर के साथ, बिल्ली की खाल के साथ या फर के साथ अपने रगड़ा तो उस पर भी क्या आया, ऋणावेश आया। अब जब मैं इन दोनों को पास लेके गया तब भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण की घटना हुई। तब भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। यानी जब सिल्क के कपड़े को कांच की छड़ के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सिल्क पे चले जाते हैं। तो कांच धनावेशित, एक धनावेश को दूसरे धनावेश के पास लेके आए तो प्रतिकर्षण। आगे देखिए, एबोनाइट की छड़ को कैट फर के साथ, बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा तो
एगोनाइट पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है और जहां इलेक्ट्रॉन आता है वहां ऋणावेश। दूसरी भी इसी प्रकार। तो जब एक ऋणावेश को दूसरे ऋणावेश के पास लाते हैं तब भी क्या हुआ, हमने देखा प्रतिकर्षण हुआ। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई, क्या कि आवेश दो तरह का है, या तो इलेक्ट्रॉन किसी सतह पर आता है या इलेक्ट्रॉन किसी सतह से निकलता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह को छोड़ेगा वहां धनावेश की अधिकता कर जाएगा और जिस सतह पर जाएगा वहां ऋणावेश की अधिकता कर देगा। तो आवेश दो तरह की हुई, धनावेश और ऋणावेश, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, यहां तक अगर आप चाहें तो नोट कर लें। आगे इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं कि वही हमने क्या किया, एगोनाइट की छड़ ली, जिसे बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा, इसके साथ लटका दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इस एगोनाइट की छड़ की बजाय एक कांच की छड़ ली, जिसे क्या हुआ, जिसे सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा गया, जिससे इस पे क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब जब एक धनावेशित छड़ ऋणावेशित छड़ के पास ले जाते हैं तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों, इनके बीच में होता है आकर्षण। तो हमें एक बात स्पष्ट हो गई कि इस प्रयोग से दो बातें पता चली। एक तो ये पता चला कि आवेश दो तरह का होता है, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। दूसरी बात हमें ये पता चली कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण व असमान आवेशों में आकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण व असमान आवेशों में आकर्षण होता है। मतलब अगर मैं एक धनावेश और दूसरे धनावेश की बात करूं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर मैं एक ऋणावेश और दूसरे ऋणावेश की बात करूं तो इनके बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश की बात करता हूं तो इनके बीच में आकर्षण होगा। यानी अगर मैं एक धनावेश को दूसरे धनावेश के पास ले जाता हूं तब तो प्रतिकर्षण होगा, एक ऋणावेश को दूसरे ऋणावेश के पास ले जाता हूं तब भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक धनावेश और दूसरे ऋणावेश को मैं पास ले जाता हूं तो उनके बीच आकर्षण की घटना होगी। दो बातें इस प्रयोग से हमने सीखी कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। समान आवेशों में दूसरी बात क्या सीखी, समान आवेशों में प्रतिकर्षण व असमान आवेशों में आकर्षण होता है। यहां तक आप नोट कर लें, हम फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब जब तक इन इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की खोज हुई थी तब तक हमें एक बात मालूम थी। वो बात क्या थी कि वो बात ये थी कि सबसे छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन आगे जब इसकी खोज हुई तो वैज्ञानिक हैं मरी जेल्मान और जॉर्ज ज्वैक, इन्होंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी सूक्ष्म मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, क्वार्क्स कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, इन्हें कहा जाता है क्वार्क्स। ठीक है, तो इससे क्या कहा जाता है, क्वार्क। इंग्लिश में अगर आप इसको याद रखें तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, हिंदी में क्वार्क को हम ऐसे लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब बच्चों क्वार्क्स जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। क्वार्क्स जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। आपको घबराना नहीं है, ये सब आपको याद मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में याद रखना है। सबसे पहला क्वार्क है जिसको नाम दिया अप क्वार्क, दूसरा है डाउन क्वार्क, तीसरा है चार्म, चौथा है स्ट्रेंज, पांचवा है टॉप और छठा है बॉटम। तो इस तरह के क्वार्क्स हैं, 6 के 6 क्वार्क्स हैं। लड्डू भैया मुझे अपना मोबाइल नहीं दे रहे। 6 क्वार्क्स हैं इन्हें। अब इसका जो नोटेशन है, सिंबल है, वो ये है U, इसका D, इसका C, इसका S, इसका T और इसका B। अब इस पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का +2/3 होता है। इस पर आवेश -1/3 इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर +2/3, -1/3, +2/3 और -1/3 है। ऐसा नहीं याद रखना, लेकिन इनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। अप और डाउन इनका स्पिन चक्रण अलग अलग होता है, इसलिए हम इनको अप डाउन कहते हैं। इसका नाम फैसिनेट करता था साइंटिस्ट को, इसलिए इसको चार्म कहते हैं। ये बिल्कुल अलग तरह का था, इसलिए स्ट्रेंज कह दिया। अप और बॉटम के साथ भी वही कहानी। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर आवेश होता है +1। हमें इनसे प्रोटॉन का निर्माण करना है। तो प्रोटॉन का निर्माण किस तरह से करें? प्रोटॉन के निर्माण के लिए UUD ले लेता हूं, मतलब 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। देखिए कैसे होगा, +2/3, +2/3 और -1/3 हो गया। इसका एलसीएम लो, कितना आया 3, तो ये 2 + 2 - 2 बराबर, एक मिनट, कितना आ गया 1 + 1, 2 + 2 - 1, यही है, यानी 3/3। तो हमारा आंसर कितना आया +1। तो कोई भी प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है 0। न्यूट्रॉन पर आवेश 0, आप अपने आप कर सकते हैं इसको। आप 2 डाउन क्वार्क ले लो और 1 अप क्वार्क ले लो, तो क्या होगा 0 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे आवेश के लिए सिद्धांत। धन्यवाद।